आएगा देखेंगे ना, आएगा ही नहीं। Good morning, all of you. Good morning, all. ओके, आज मैंने कुछ होमवर्क दिया था, थोड़ा मुझे बता दो, मुझे याद नहीं है। कुछ होमवर्क दिया है क्या? शायद से नहीं दिया, मुझे ऐसा कुछ ध्यान है। ओके स्टूडेंट्स, मैं ठीक ठीक हूँ और आप लोग भी सब ठीक रहेंगे। तो देखिए, हम लोग डिस्कशन करते हैं। लास्ट टॉपिक जो था हमारा, वो एनर्जी हमने कैलकुलेट कर लिया था। ओके, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे थे।
तो वो जो क्वेश्चंस थे उसमें मैंने कहा था कि जो हमारे ऑर्डिनरी एटम्स होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग आपको फॉर्मूले वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, जो आपको पता है क्या है, उसके करस्पॉन्डिंग एन और जेड रखते हुए आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो जैसे सपोज एक एग्जांपल ऐसे ही लिख लेते हैं। सपोज मैंने आपसे एक कहा कि देयर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कंपेयर करने के लिए कहा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो व्हाट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? दैट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाई r। तो आपको पता है v का सिंपल फॉर्मूला, दैट इज v नॉट z बाई n, एंड द रेडियस इज योर r नॉट n स्क्वायर बाई z। आप जानते हो v नॉट कितना है और r नॉट कितना है उसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो इसको सब्स्टिट्यूट करके आप एग्जैक्ट इक्वेशन निकाल सकते हो। वैसे ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें रेशियो पूछा जाता है, जैसे एक एटम का और दूसरे एटम का, तो उसमें आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, एन और जेड पे डिपेंडेंसी चाहिए होती है। तो जैसे अगर हम यहाँ पर एसी की एग्जैक्ट बात करें तो वो कितना है, वी स्क्वायर रखो, तो दैट इज वी नॉट स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। Your centripetal acceleration is your v naught square by r naught into z cube by n power 4। अच्छा, बाई चांस सपोज मैंने आपसे क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू पूछ लिया, तो आप क्या करें, वी नॉट की वैल्यू रखो, आर नॉट रखो। वी नॉट आपको पता है कितना होता है, 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स पर सेकेंड, और आर नॉट है 0.529 एंगस्ट्रॉम। ओके, जेड और एन रख के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सपोज मैंने आपसे कहा कि फाइंड आउट द रेशियो ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम एट ग्राउंड स्टेट टू lithium +2 atom at first excited state। ठीक है, तो बस करना क्या है, आपको रेशियो चाहिए। तो रेशियो, ये कांस्टेंट्स तो कट ही जाएंगे। तो आपको पता है कि ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस में रेशियो पूछा जाता है, तो आपको जेड और एन पे डिपेंडेंसी देखनी है। तो मेरे पास हाइड्रोजन एटम का जेड कितना होगा, 1, और इसका ग्राउंड स्टेट यानी कि n इक्वल्स टू 1, लिथियम +2 जेड इक्वल्स टू 3, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी n इक्वल्स टू 2। तो मुझे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक तो चाहिए किसमें, हाइड्रोजन में, और एक मुझे चाहिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसमें, दैट इज लिथियम +2। तो मुझे यहां पे पता है, ये जो आप देख रहे हैं इससे आप कह सकते हो कि द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू जेड क्यूब बाय n⁻⁴। तो बस हाइड्रोजन के लिए जेड कितना, 1 क्यूब अपॉन 1⁻3, क्योंकि इसका n बराबर 1 ही लिया है, 1⁻4 डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ऑफ लिथियम का जेड है 3, तो 3 क्यूब डिवाइडेड बाय n इसका है 2⁻4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू आर गेटिंग 16 डिवाइडेड बाय 27। समझ में आया? तो रेशियो निकालते वक्त आपका फोकस होना चाहिए इसके ऊपर, और बहुत ज्यादा एग्जैक्ट पूछ लेते हैं तो आप एग्जैक्ट भी रख सकते हो। ठीक है, बट जनरली हमने देखा है कि क्वेश्चंस में एग्जैक्ट हम लोग नहीं पूछते हैं, हम लोग आपसे रेशियो पूछते हैं। क्लियर है? तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। ओके, अभी ब्रीदिंग साउंड कम है ना? ओके, अब क्लियर होगा शायद, थोड़ा मेरा गला भी बैठा हुआ है। देखिए बेटा, आपको कभी हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पूछते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उसका v²/r करना है आपको। तो v आपको पता है, r पता है, और आप इसका रिलेशन निकाल सकते हो। और इस रिलेशन के कंसर्न ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हम आपसे रेशियो वगैरह पूछते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें हम आपसे रेशियो पूछेंगे, तो 1 बाय 1 आप देखते जाइए। तो पहली चीज तो ये हो गई,
सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है, सपोज मैं आपसे सेकंड पूछ रहा हूं, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना चारों तरफ, उसका टाइम पीरियड कितना है? तो दैट टाइम पीरियड इज व्हाट? 2πr/v। तो इलेक्ट्रॉन एक राउंड कंप्लीट करने में कितना लेंथ ट्रेवल करेगा? दैट इज 2πr, और डिवाइडेड बाय इट्स स्पीड। अब आपको पता है r प्रोपोर्शनल टू n²/z, और योर v इज प्रोपोर्शनल टू z by n। On solving, your time period is proportional to n³ divided by z²। किसी को एग्जैक्ट चाहिए तो आप एग्जैक्ट रख देना। मैंने रेशियो बता दिया कि एक टाइम पीरियड मतलब किसी ऑर्बिट में जो वो घूम रहा है उसका टाइम पीरियड किस तरह से z और n पे डिपेंड करेगा, तो दैट इज n³ डिवाइडेड बाय z²। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा, या नोट करने का टाइम चाहिए? आप नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप नोट कर लीजिए। ओके, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं आगे। तो मैंने यहाँ दो चीजें डिस्कस कर दी, एक टाइम पीरियड, दूसरा आपका सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन। ये सब आप ऑलरेडी जानते हो, बस आपको आर और वी का एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट करके आपको देखना है कि ये किस तरह से होगा, बस, और कुछ नहीं करना है। ज्यादातर क्वेश्चंस आपसे रेशियो की डिमांड करते हैं, तो वहां एन और जेड चाहिए, और एग्जैक्ट चाहिए तो ये फॉर्मूला आपके सामने है, एग्जैक्टली आर एग्जैक्टली वी रखो, अपने आप टाइम पीरियड एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। फिर नोट कर लीजिए थर्ड पॉइंट। ओके, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए ज्यादा बढ़िया होगा, आप बाद में लिख सकते हैं। ओके, ओके, नोट कर लिया होगा, नोट करने का भी मैंने सफिशिएंट टाइम दे दिया। ओके, तो सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन एंड आपके पास टाइम पीरियड हो चुका है। ठीक है, तो अब हम एक बात करेंगे, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। थर्ड इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ? पहले तो ध्यान रखना, ये जो फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है वो रिवॉल्यूशन की फ्रीक्वेंसी है। मतलब आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे चारों तरफ घूम रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो जो ये घूम रहा है ना, तो वो पर सेकेंड कितने रिवॉल्यूशंस कर रहा है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ओके, तो आपने क्या देखा? योर टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू n³/z²। तो आपका जो फ्रीक्वेंसी है, अगर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो दिस इज v/2πr, एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू योर z² डिवाइडेड बाय n³। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट इज योर ऑर्बिटल करंट। जो भी है नंबरिंग आप देख लेना। नेक्स्ट इज योर ऑर्बिटल करंट। ऑर्बिटल करंट क्या है? देखिए, ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ऐसा है ना, नेगेटिव, ये घूम रहा है इस तरह से, सपोज, तो जैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, सपोज वो इस डायरेक्शन में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो जब आप इसका इफेक्टिव करंट शो करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन अगर सपोज ऐसे जा रहा है उल्टा, तो आप बोलेंगे कि सर करंट ऐसा है। ठीक है, और वो करंट कितना होगा? तो उसका मैग्नीट्यूड होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे घूम रहा होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट आएगा, एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो आपको दिखता है क्या कि एक टाइम पीरियड में ई चार्ज घूमता रहेगा मैग्नीट्यूड में,
तो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो करंट का सेंस क्लॉकवाइज आएगा एंड दैट इज E बाई टी। ओके, तो अगर आपको एग्जैक्ट ऑर्बिटल करंट चाहिए तो दैट इज E बाई टी, और टी आप जानते हो, हम अगर ओमेगा से रिलेट करना चाहें तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 पाई बाई ओमेगा। तो E इक्वल्स टू ई ओमेगा बाई 2 पाई। आपने पढ़ा होगा ये पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, कि अगर कोई पार्टिकल आपका चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हम उसके करंट को क्या लिख सकते हैं, Q ओमेगा बाई 2 पाई भी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू E बाई टी, E 2 पाई बाई ओमेगा, या ऐसे लिख सकते हो। सपोज आपको ये करंट की डिपेंडेंसी चाहिए तो योर I इक्वल्स टू E बाई कैपिटल टी है ना, और आपको पता है आपका कैपिटल T कैसे डिपेंडेंट है या फ्रीक्वेंसी कैसे डिपेंडेंट है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो E इंटू एफ, और F आपका ये है, तो योर करंट इज प्रोपोर्शनल टू F, और F इज प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर बाय एन क्यूब। किसी को एग्जैक्ट ऑर्बिटल करंट चाहिए, इस फॉर्मूले में रख दो। तो कोई सोच रहा होगा कि सर ओमेगा क्या रखें, दैट ओमेगा इज योर V बाय आर। ओमेगा कितना, V बाय आर। तो आप V और R का एक्सप्रेशन जानते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू भी ला सकते हैं, रेशियो पूछा जा रहा है तो रेशियो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एट द सेंटर ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहले मीनिंग समझो, ये इलेक्ट्रॉन आपका क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो सबको पता है कि अगर हम करंट, या चलो करंट की बात नहीं करते हैं, अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड सपोज निकालना है तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं, जब एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू क्यू इंटू वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। होता है क्या, कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो तो उसकी वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड कितना लिखते हो, म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू इंटू वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। एक बार मुझे रिप्लाई कर दो कितने लोगों को ध्यान है। तो ये Q जो है एज पर साइन आता है, सबको ध्यान है, ठीक है। तो हमें ये बात पता है कि हम एक मूविंग चार्ज की वजह से जब हम मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं तो उसकी वैल्यू ये है, ठीक है। और अगर आपको ध्यान हो तो हमने इसको ब्रीफ किया था किस कंडीशन के लिए, कि अगर आपका चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा हो और उस सर्कल के सेंटर पर आपको क्या निकालना हो, मैग्नेटिक फील्ड, तो आप इसको एक करंट कैरिंग लूप की तरह कंसिडर कर सकते हैं। और उस करंट कैरिंग लूप का जो करंट होता था वो Q ओमेगा बाई 2 पाई लिखते थे। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ओनली फॉर द कैलकुलेशन एट द सेंटर, और किसी जगह के लिए ऐसा कंसिडर नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो सपोज आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो हम इसका करंट कैसे बनाएंगे, अगर इलेक्ट्रॉन को ऐसे घुमाएंगे तो करंट बनाएंगे क्लॉकवाइज, देन इट विल बिहेव लाइक अ करंट कैरिंग लूप। तो हमने कहा कि ये करंट कैरिंग लूप इस तरीके का है, ऐसे करंट जा रहा है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मेरे पास करंट है वो तो हमें पता है, दैट इज Q ओमेगा बाई 2 पाई, यस और नो। तो ये तो आ गया आपके पास करंट। अब अगर मुझे यहां पर इसके खुद के मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो दैट मैग्नेटिक फील्ड आप अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं, म्यू अप्रोक्सीमेटली कह रहा हूं, आप इसको ब्रीफ कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से, दैट इज म्यू नॉट आई बाई 2 आर। कितने लोगों को ध्यान है कि एक सर्कुलर लूप में करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज म्यू नॉट आई बाई 2 आर, ठीक है। तो दैट इज योर म्यू नॉट आई बाई 2 आर। अब इसको सॉल्व करें तो आई कितना है, ये वाला आई है। तो पहले बताइए आई किसके प्रोपोर्शनल था, आई प्रोपोर्शनल टू हमने क्या लिखा, जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब, ओके। एंड योर रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड। तो बताइए आई बाय आर है, तो योर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू जेड क्यूब
डिवाइडेड बाय n रेज़ टू द पावर 5। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। कई बार आपसे पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके रिवॉल्यूशन की वजह से उसके सेंटर पर, सर्किल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जेड और एन के करस्पॉन्डिंग क्या रिलेशन है, दैट इज जेड क्यूब बाई एन पावर 5। तो जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट पे बी नॉट है, तो लिथियम के सेकंड एक्साइटेड स्टेट पर कितना होगा। तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, जेड और एन रखना है। एक का पता है, दूसरे का आप एस्टिमेट कर सकते हैं। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर वो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंटर पे निकालने के लिए वी कैन कंसिडर इट एज अ करंट कैरिंग लूप, एंड दैट फॉर्मूला इज म्यू नॉट आई बाई 2r। तो आई बाई आर के प्रोपोर्शनल होगा। आई बाई आर इज योर जेड क्यूब बाई एन पावर 5। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो एक बार इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। Frequency of revolution, orbital current and magnetic field। अब हम लोग एक ही स्क्रीन रखेंगे, इधर उधर का नहीं रखेंगे, है ना। ये लिखा हुआ है एज पर साइन, एज पर साइन। ये इस फॉर्मूले में क्यू साइन के साथ रखा जाता है। तो बेसिक फॉर्मूला तो है म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू इंटू वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ओके, ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड काफी ज्यादा पूछा जाता है। ओके, अभी आप स्क्रीन को यहीं रखिए, मैं मार्क कर लेता हूँ, है ना। 1 मिनट, हम यहाँ से लिखेंगे। ओके, और यहाँ तक। तो स्क्रीन हमें बार बार चेंज ही नहीं करना है, मैं इसके इस बाउंड्री के अंदर ही रहूंगा। ओके, तो स्टूडेंट्स लिख लिया सबने ये। नेक्स्ट पॉइंट इज, ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक मोमेंट। तो नेक्स्ट जो भी पॉइंट था 5, 6, मैग्नेटिक मोमेंट, मोमेंट ऑफ एटम। आप इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो। इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्यूशन की वजह से कितना मैग्नेटिक मोमेंट है ना। तो देखिए, यह आपका न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन आर रेडियस पे घूम रहा है ना, उसकी कुछ वेलोसिटी भी है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो सबसे पहले बेसिक क्या होता है हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट का। मैग्नेटिक मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमारा आई इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, अगर आपको ध्यान हो। तो आई इंटू एरिया होता है, एन आई ए होता है। वैसे बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड में हमने पढ़ा था एन आई ए। फिर हम हैंड के सर्कुलेशन के करस्पॉन्डिंग एरिया को एक वेक्टर देते थे कि जैसे करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर, क्लॉकवाइज है तो अंदर, उसके करस्पॉन्डिंग हमारा मैग्नेटिक मोमेंट आता है। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम घूम रहा है
तो उसके रिवॉल्यूशन के करंट हमने आई बोल दिया, और उसका जो लूप का एरिया है वो पाई आर स्क्वायर है। अगर हम और आगे बढ़े तो आपको ध्यान होगा कि इस वैल्यू को हम लोग Q/2m इंटू एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, जहां एल होता है उसका एंगुलर मोमेंटम। हमने मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा हुआ है इसको, और कुछ करना नहीं है आपको। ये जो आई है ना, इस आई पे आप Q⍵/2π रख दो, और इस ओमेगा को V/R रख दो। ऐसा सॉल्व करने पे ये Q/2m इंटू एल आता है। ठीक है, तो अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट एज अ वेक्टर बात करें तो वो होता है Q/2m इंटू एल वेक्टर, बट नाउ योर चार्ज विल बी एज पर साइन। क्या हम ये बात बोल सकते हैं, हमारा एंगुलर मोमेंटम जिधर होगा उसके बाद मुझे देखना पड़ेगा कि वो चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो जिधर उसका एंगुलर मोमेंटम आएगा उसी तरफ उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी आएगा, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो जिधर एंगुलर मोमेंटम आएगा मैग्नेटिक मोमेंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट होगा -E/2m इंटू एल वेक्टर। ओके, एल वेक्टर कैसे है जरा मैं आपको बता देता हूँ। सपोज इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, तो क्या आपको दिखता है कि इसका एल वेक्टर R क्रॉस MV आउटवर्ड है, तो इसका जो एल वेक्टर है वो आउटवर्ड है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो इसका करंट उसका उल्टा होगा, ऐसे। तो इस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट अंदर जाएगा। तो क्या स्टूडेंट्स ये सबको समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इसलिए उसका एंगुलर मोमेंटम जिस तरफ है मैग्नेटिक मोमेंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिधर उसका एंगुलर मोमेंटम है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका मैग्नेटिक मोमेंट है। ठीक है, अब क्योंकि एटम्स में हमें एक बहुत अच्छी चीज पता है कि अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम निकालता हूं तो वो मेरा इलेक्ट्रॉन्स के लिए आएगा E/2m इंटू एल का मैग्नीट्यूड। और बोर सेकंड थ्योरी क्या कहती है, मतलब सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है कि एंगुलर मोमेंटम दैट इज NH/2π। तो जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है दैट इज MVR, उसको हम NH/2π भी लिख सकते हैं एज पर आवर सॉल्यूशन, एंड करस्पॉन्डिंग दिस मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज इक्वल टू E/2m इंटू NH/2π। ऑन सॉल्विंग हमें पता चलता है कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द एटम या इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन के कारण जो उसका मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज ENH/4πm। एक इंटरेस्टिंग चीज है इसमें, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ जेड, इंडिपेंडेंट ऑफ जेड। मतलब देखिए आपका फॉर्मूला, इसमें ENH/4πm है, n तो है क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, लेकिन जेड का कोई रोल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं हाइड्रोजन के n=1 की बात करूं, चाहे हीलियम के n=1 की बात करूं, चाहे लिथियम के n=1 की बात करूं, इन तीनों के n=1 में मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी ENH/4πm। सिर्फ आप n=1 रखेंगे, इसमें जेड का कोई रोल नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि जो मैग्नेटिक मोमेंट किसी ऑर्बिट में जब आप निकाल रहे हैं तो वो एटम पर डिपेंडेंट नहीं है। मतलब हीलियम के Z=5, n=5 पे हीलियम का, और लिथियम का भी n=5, हाइड्रोजन का भी n=5, सभी पर n=5 पर मैग्नेटिक मोमेंट सेम होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। ओके, इसको नोट कर लीजिए। एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर H क्या है। बेटा H जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, ऐसी बातें ना पूछें। वेरी टैलेंटेड डाउट। ओके, अब देखो ये मैग्नेटिक मोमेंट आया है, इसको कहाँ यूज कर सकते हैं। वैसे तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है मैग्नेटिक मोमेंट कितना है। ओके, अगर हम रेशियो वगैरह पूछ लें तो आप ध्यान रखना इसी जेड पे डिपेंडेंसी नहीं है इसकी, सिर्फ एन पर डिपेंड करता है। ओके, n=1, सभी के n=1 के लिए मैग्नेटिक मोमेंट सेम है।
n बराबर 2 के सभी के लिए एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर रेडियो एक्टिव मटेरियल, हम क्या कह रहे हैं, हम हाइड्रोजन लाइक एटम डिस्कस कर रहे हैं पहले, अगर आपको ध्यान हो तो। अगर आप कोई भी एटम चाहे वो रेडियो एक्टिव हो चाहे ना हो, अगर आप हाइड्रोजन लाइक बनाकर सोच रहे हैं तो ये सारी थ्योरी जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सब एप्लीकेबल है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। ओके, फिर वो चाहे कोई भी हो, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं और प्रॉपर्टीज क्या हैं उससे हमें मतलब नहीं है। हाइड्रोजन लाइक एटम है तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, जिस भी ऑर्बिट में होगा उस ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग वो अपना एंगुलर मोमेंटम शो करेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो अगला पॉइंट है वो ये है कि जैसे कभी कभी हम आपसे डिस्कशन करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट के बाद जो भी नंबर आएगा, टॉर्क ऑन एटम या फिर इलेक्ट्रॉन इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, क्या चीज है ये, कोई खास बात नहीं है, आप जानते हो ये सब। ये मैं आपको फैमिलियर करा रहा हूं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी ये सब बातें पूछी जाती है। ओके, तो हमारे पास टॉर्क ऑन एटम, हमारे पास ये एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, सपोज इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है। तो अभी अभी मैंने आपको क्या निकालना सिखाया कि इलेक्ट्रॉन जैसे घूम रहा होगा उससे करस्पॉन्डिंग वो एक मैग्नेटिक मोमेंट शो करेगा। तो इस एटम का मैग्नेटिक मोमेंट ये हो गया। ये प्लेन के परपेंडिकुलर कैसे आ रहा है, तो आपको पता है जिधर आपका एल है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक मोमेंट। तो इलेक्ट्रॉन सपोज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर इसका एल वेक्टर है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट अंदर की तरफ है इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो मैंने आपको ये शो किया है कि रिवॉल्यूशन का प्लेन है और उसमें ये मैग्नेटिक मोमेंट है। इफ यू हैव प्लेस्ड दिस सिस्टम इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, याद रखना ये बी एक्सटर्नल है। अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा है कि यह अपना बी भी जनरेट करता है सेंटर पे या और भी कहीं पे, हमें सेंटर पे वैल्यू पता है। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हैं दिस इज एक्सटर्नल, ये अपना नहीं है। तो किसी एक्सटर्नल फील्ड में अगर ये एटम रखा हुआ है तो ये एंगल अगर थीटा हो तो आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में देखा होगा कि दिस टॉर्क इज m क्रॉस b, यस और नो। तो दिस टॉर्क इज m क्रॉस b, तो दिस इज द टॉर्क ऑन द एटम। कि अगर किसी एक्सटर्नल फील्ड में मैंने इस एटम को रख दिया और आपसे पूछा बताइए इस पे कितना टॉर्क लग रहा है, तो आप क्या बताएंगे कि सर इट इज m क्रॉस b। m की वैल्यू ये आपके पास आ रही है E/2m इंटू एल का मैग्नीट्यूड, दैट इज ENH अपॉन 4πm। तो यहां से सपोज मैंने आपसे टॉर्क का मैग्नीट्यूड पूछा तो दैट इज योर mb sin थीटा। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, m ENH अपॉन 4πm इंटू b इंटू साइन थीटा। फिर बोल रहा हूं मैं दिस b इज एक्सटर्नल। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं पता है, जैसे मैं आपसे पूछ लूं ये टॉर्क किस पे डिपेंड करेगा, तो बाकी सारी चीजें तो है ही, एन पर डिपेंड कर रहा है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एन पर, एन इक्वल टू 1 2 3 4। और आपको पता है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये अभी हमने इसके बारे में कुछ भी बात नहीं की, ये तो एक्सटर्नल फील्ड है। लेकिन इसका जो अपना खुद का फील्ड है वो आपने देखा था, वो कितना आया था, I/R के प्रोपोर्शनल था। तो I/R के प्रोपोर्शनल था तो वो Z और N पे डिपेंड करता है। तो कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं गलती से यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला रख देते हैं I और R वाला, और N और Z में रिलेशन बनाने लग जाते हैं। लेकिन जबकि ये कौन सा फील्ड है, एक्सटर्नल, ये अपना खुद का नहीं है। तो यहाँ पर एटम की प्रॉपर्टी सिर्फ ये है, दिस इज नॉट द प्रॉपर्टी या दिस इज नॉट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एटम। तो एटम वाला मैग्नेटिक फील्ड यहां मत रखना। समझ में आई बात, एक बार मुझे रिप्लाई कर दो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक्सटर्नल फील्ड है, एक्सटर्नल। कई बार स्टूडेंट्स गलती से रख देते हैं कि सर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो आपने बताया था μ0I/2r है, I और R भी रख दिया मैंने साथ में। ऐसे नहीं होगा, ये एक्सटर्नल है, ये किसी और का फील्ड है।
जो इस एटम पर आपने अप्लाई किया है। बेटा ये इलेक्ट्रॉन का मास है, मास डिफरेंट मत बोलो, दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अभी जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा था, हालांकि ये आप खुद जानना चाहिए, जैसे एक्सीलरेशन मैंने बताया, ओमेगा की बात कर लें, करंट की बात कर लें, एंगुलर मोमेंटम की बात कर लें, टॉर्क की बात कर लें, ये कोई भी सिचुएशंस हैं, इन सारी सिचुएशंस के करस्पॉन्डिंग ये सब चीजें आपने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है, और वो एटम्स में आकर हम आपसे पूछते हैं। तो मैंने हर पार्ट का आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया कि मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालोगे, कैसे टॉर्क निकालोगे, कैसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखोगे, कैसे ओमेगा देखोगे, कैसे करंट देखोगे, कैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन देखोगे। ठीक है, तो ये ऑर्डिनरी क्वेश्चन जो होते हैं ये आपका एन और जेड रखने से सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि सबका बेसिक फॉर्मूला है। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमारा सिस्टम एक ऑर्डिनरी एटम जैसा नहीं होगा, तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वो ऑर्डिनरी जैसा है या नहीं, मतलब बताएगा, और उसके हेल्प से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक बार मुझे बता दीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है या जिसको नोट करना है, वो सब आपके पास आ चुका है। बिल्कुल, जो टॉर्क है उस एक्सप्रेशन में यहां पर कोई जेड नहीं दिखाई दे रहा, ये एक्सटर्नल फील्ड है। ओके, तो अब हम लोग ऐसे क्वेश्चंस लेते हैं जिनमें सिस्टम हमारा ऑर्डिनरी एटम से थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, मिटा दो ये। ये लिखा हुआ है टॉर्क ऑन एटम और इलेक्ट्रॉन इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बार बार ध्यान से देखना, मैंने फील्ड को एक्सटर्नल बोला है, खुद का फील्ड नहीं है वो। ओके, तो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, सभी लोग, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, सभी लोग लिखेंगे, और मेन मेन पॉइंट मैं यहाँ बोर्ड पे लिखता जाऊंगा। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखे, फॉर फॉर अ हाइपोथेटिकल एटम, फॉर अ हाइपोथेटिकल एटम force between electron and nucleus is in such a manner, in such a manner that the potential energy, the potential energy U equals to minus of k by r cube. Potential energy is minus of k by r cube, where k is a constant. K is a positive constant. तो पहले आप ये समझ गए आपका ऑर्डिनरी एटम से ट्रैक कैसे बदल गया। ऑर्डिनरी एटम के लिए था ये माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर, ये के और ये के अलग है, बट यहां पर तो फंक्शन ही बदल गया, तो इसका मतलब आपका ऑर्डिनरी एटम नहीं है, कुछ चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे बताया कि फॉर एन हाइपोथेटिकल एटम फोर्स इज इन सच अ मैनर दैट द पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ के अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो लिखिए, फॉर दिस for this hydrogen like atom, for this hydrogen like atom, estimate the expression of, estimate the expression of radius of orbit, orbital velocity of electron, and energy of atom, energy of atom. Okay,
तो अब देखिए क्वेश्चन आपका रेगुलर ट्रैक से बदल गया, अब आप पुराने फॉर्मूले यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पुराने फॉर्मूले में तो पोटेंशियल एनर्जी है माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर, जबकि यहाँ तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है माइनस के अपॉन आर क्यूब। तो इसका मतलब फोर्स बदल गया। फोर्स बदल गया तो आपका जो फर्स्ट पॉस्टुलेट था बोर का, उसका जो एक्सप्रेशन था वो बदल जाएगा। सेकंड पॉस्टुलेट का एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई ही रहेगा, और फिर आप उससे सॉल्व करके फिर पूरा एक्सप्रेशन एस्टिमेट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का, आपको फोर्स चाहिए। तो व्हाट इज दिस फोर्स? माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर। समझते हो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है? फोर्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर। तो दैट इज F equals to minus of d by dr of माइनस के बाय आर क्यूब। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये एक और माइनस आएगा आपके पास। तो योर फोर्स इज हाउ मच? माइनस ऑफ 3k अपॉन आर पावर 4, क्योंकि ये आर पावर माइनस 3 हो जाएगा एन एक्स एन माइनस 1। दिस इज द फोर्स। तो सबसे पहली बात, जब ये फोर्स आएगा तो आपको यहाँ एक माइनस साइन जो दिख रहा है, तो ये माइनस साइन जो है ये इसलिए आ रहा है कि दिस फोर्स इज टुवर्ड्स डिक्रीमेंट ऑफ आर। किसकी तरफ है? स्मॉल आर के साथ आप बता रहे हैं ना। तो अगर ये फोर्स, अब क्या है, इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है माइनस 3k बाय आर पावर 4 आर कैप। तो ये फोर्स आर कैप की तरफ नहीं है, आर कैप के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये आर कैप कहां से लिया होगा? हमने सेंटर से लिया होगा, और उस सेंटर पे आपका कौन है? न्यूक्लियस बैठा हुआ है। तो यहां पर दिस इज योर न्यूक्लियस एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसका रेडियस कुछ r है, इसकी वेलोसिटी कुछ v है, एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मुझे बताइए ये फोर्स का जो नेगेटिव साइन है ये बता रहा है r के डिक्रीमेंट की तरफ है, नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव होता तो r के इंक्रीमेंट में होता। तो भी r का डिक्रीमेंट, तो ये अगर यहां से आप r मेजर कर रहे हैं तो ये r के डिक्रीमेंट में है। ठीक है, ऑब्वियस है कि स्मॉल r रेडियस को शो कर रहा है। तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? दिस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज योर एम बी स्क्वायर बाई आर। तो फर्स्ट पॉस्टुलेट का एक्सप्रेशन आ रहा है दैट इज 3k बाय आर पावर 4 दैट इज इक्वल्स टू mv square by r, and this implies I will get the value 3k by r cube that is equals to mv square। क्या सबको समझ में आया ये? दिस इज इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 आपका कहां पर चेंज हो गया ये आपको पता चल गया। ठीक है, फोर्स इज माइनस डी यू बाई डी आर। माइनस साइन बता रहा है कि फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का है, तो अट्रैक्टिव होना चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिल पाएगा। तो ये हमने लिख दिया, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। सेकंड मेरे पास कौन सी इक्वेशन होती है? दैट इज एम वी आर इक्वल टू, तो योर सेकंड पॉस्टुलेट कहता है एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। बस उसने फर्स्ट पॉस्टुलेट में क्या चेंज कर दिया? फोर्स का एक्सप्रेशन। सेकंड पॉस्टुलेट आपके पास क्या है? एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। ओके, तो यहां से अगर हम सॉल्व करना चाहें पूरा पूरा प्रॉपरली, तो मेरे पास क्या रिलेशन है? फर्स्ट वाला दैट इज 3k इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर आर क्यूब। एम वी स्क्वायर आर क्यूब, इक्वेशन 1। ठीक है, 3k इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर आर क्यूब। और इधर से देखिए तो एम वी आर, तो मैंने लिखा इसको एन एच बाई टू पाई, और ये लिखा हुआ है एम वी आर। ओके, ऐसा करता हूं मैं इस इक्वेशन को स्क्वायर कर देता हूं। बहुत एग्जैक्ट निकाल रहे हैं, हालांकि क्वेश्चन कई बार आपसे सिर्फ प्रोपोर्शनल पूछ रहा होता है कि एन पर कैसे डिपेंडेंट है। तो अभी मैं पूरा एग्जैक्ट सॉल्व कर रहा हूं, मैंने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने पे क्या होगा? ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपका स्मॉल आर सॉल्व हो के आ जाएगा। तो इन दोनों को डिवाइड करने पे क्या आएगा बताओ? डिवाइड करने पे ये 4 पाई स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो 12 पाई स्क्वायर के अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर।
इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, 4 पाई स्क्वायर ऊपर चला गया तो 4 3 जा 12 पाई स्क्वायर के अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, इधर क्या है, एक एम से एक एम कैंसिल, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, न्यूमरेटर में बचेगा आर अपॉन एम। क्या कहते हो, वी स्क्वायर आर स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो गया तो ऊपर बचा आर डिवाइडेड बाई एम। तो फ्रॉम हियर यू आर गेटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस। What is the expression of radius? Is r is equal to 12 pi square mk upon n square h square। तो ये लीजिए आपका r आ गया है, और अगर इस एटम में r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है, समझ में आया? तो r आपका इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो r की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब हम इस r को उठा के कहां रख दें, इस r को उठा के यहां ले आओ, ये r यहां रख दो, आपको v आ जाएगा। तो v का एक्सप्रेशन क्या है, v इक्वल्स टू nh बाय 2 पाई m r। तो ये है nh बाय 2 पाई m, और r का रेसिप्रोकल, तो r का रेसिप्रोकल करिए तो ये होगा 1 अपॉन आर। 1 अपॉन आर की वैल्यू रख रहा हूं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 12 पाई स्क्वायर एम के। इसको अब आगे हैंडल कर लोगे आप, तो ये आपके पास v का एक्सप्रेशन है, एग्जैक्ट मैंने सॉल्व कर दिया, योर v इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। ओके, जनरली प्रोपोर्शनलिटी पूछा जाता है, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा हुआ है, आप सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट एंड दिस इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो एक बार नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि कहां पर चेंजेस हुआ, फोर्स बदल गया, तो फोर्स बदलने से किसी को कोई डाउट, किसी को इसमें? बस हमने फोर्स लिखा है, फर्स्ट पोस्टुलेट और सेकंड पोस्टुलेट। पहले v को एलिमिनेट कर दिया, r आ गया, फिर मैंने r का वैल्यू रख दिया, v आ गया मेरे पास। हाँ, इक्वेशन 1 टू डिवाइड किया बेटा, ये बच्चों वाली बातें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बेटा, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन में v देख रहे हो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, लेकिन इसका रिलेशन अभी r के साथ है, तो आपको r पता नहीं है, आपको एग्जैक्ट आंसर देना होगा। तो आपने एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई करके r एलिमिनेट करके v निकाला है कि v का n के साथ क्या रिलेशन है, उसमें v दिखाई नहीं देना चाहिए, तो हमने v हटा दिया। फिर हमने v निकाला जिसमें r नहीं दिखना चाहिए, तो r को रख के हमने v सॉल्व किया। क्लियर? तो देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में मैं एक बार वापस से बोल देता हूं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो माइनस के अपॉन आर क्यूब थी। मैंने F लिखा माइनस डी यू बाई डी आर, और F को माइनस डी यू बाई डी आर लिखने पे, इसको डिफरेंशिएट करने पे ये आया। उसमें एक नेगेटिव साइन ये बता रहा था कि फोर्स अट्रैक्टिव है और R पावर 4 के वो इनवर्सली है। फिर हमने जो बोर फर्स्ट पॉस्टुलेट है वो क्या बोलता है कि ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है यही इसको क्या प्रोवाइड करता है, नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। तो 3k बाय r पावर 4 इज प्रोवाइडिंग mv स्क्वायर बाय r। तो यहां से आपका v स्क्वायर और r में एक रिलेशन आ चुका है। उसके बाद सेकंड पोस्टुलेट एज इट इज है, क्योंकि फर्स्ट पोस्टुलेट तो फोर्स पे डिपेंडेंट है, लेकिन सेकंड की वैल्यू क्या है, वो तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो h अपॉन 2 पाई रख के इन दोनों को सॉल्व करके हमने v और r एस्टिमेट किया है। तो आपके पास v का एक्सप्रेशन भी है और r का एक्सप्रेशन भी है। अब मुझे एनर्जी ऑफ एटम निकालना है। तो एनर्जी कैसे निकलती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, उनको ऐड कर देते हैं। तो मेरे पास जब मैं इसका एनर्जी एस्टिमेट कर रहा हूं तो मुझे पता है इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस के बाई आर क्यूब। ओके, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी पता है, तो आप एनर्जी लिख रहे हो।
So what is the kinetic energy of electron in this orbit? That is half mv square. और what is the potential energy? माइनस k बाय आर क्यूब. यही है. आप चाहो तो दोनों को अलग अलग निकाल लो. v का फंक्शन यहां रख दो, r का फंक्शन यहां रख दो, लेकिन मैं इनको रिलेट कर ले रहा हूं ताकि थोड़ा इजी दिखाई देने लगता है. तो मुझे बताइए, मेरे पास एक एक्सप्रेशन है बोर फर्स्ट पोस्टुलेट से, ये वाला, इससे ये आया है. तो क्या हमें फर्स्ट पोस्टुलेट से ये बात दिखाई दे रही है कि दैट वैल्यू इज 3k बाय आर क्यूब इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर? तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एम बी स्क्वायर के टर्म में इसको रिप्लेस कर दो, या आर क्यूब के टर्म में इसको रिप्लेस कर दो. तो मैं ऐसा कर रहा हूं. पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है? वो है माइनस के अपॉन आर क्यूब, और मैं के अपॉन आर क्यूब की वैल्यू रख रहा हूं माइनस ऑफ 1/3 ऑफ एम वी स्क्वायर. कितना हुआ? ये हो जाएगा 1/3 ऑफ एम बी स्क्वायर. यहां हमने रख दिया. तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है. देन व्हाट इज द टोटल एनर्जी? ओके. तो योर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. ओके. ओके. जब आपको पोटेंशियल एनर्जी और इनमें प्रोपोर्शनैलिटी वगैरह निकालना है तो आप एस्टिमेट कर सकते हैं. हाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं बेटा. टोटल एनर्जी पॉजिटिव आ रही है, लेकिन क्या ये इंक्रीजिंग आ रही है? मैंने आपको पिछले क्लास में क्लियर किया था कि अगर टोटल एनर्जी पॉजिटिव आ रही है बट वो इंक्रीजिंग है, तो वो क्या बता रहा है आपको? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन कुछ इस तरीके का है कि वो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, लेकिन एन के साथ वो बढ़ रही है एनर्जी. और एन के साथ बढ़ने का मतलब क्या होगा? कि वो बाउंड ऑर्बिट है, आप उसको नियरेस्ट ऑर्बिट से दूर वाले ऑर्बिट में ले जाना चाहेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको एनर्जी इंपार्ट करना पड़ेगा. तो पॉजिटिव आ रहा है, उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है. वो जो सिस्टम दिया गया है उसके करस्पॉन्डिंग. हाँ, जो हमारा ऑर्डिनरी एटम था उसके करस्पॉन्डिंग हमने वहां पर एक्सप्लेनेशंस दिए थे, और मैंने आपको ये भी समझाया था कि वहां पर जैसे जैसे वो ऑर्बिट से दूर जा रहा था एनर्जी बढ़ रही थी. ओके. तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा एनालाइज नहीं करना है. जो एनर्जी का एक्सप्रेशन आ रहा है उसको चलने दो. कितना? हाफ एम वी स्क्वायर. और पोटेंशियल एनर्जी कितना? माइनस ऑफ 1/3 ऑफ एम वी स्क्वायर. इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है? 1/6 एम वी स्क्वायर. व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ v फ्रॉम हियर? योर एक्सप्रेशन ऑफ v इज, ये आएगा n क्यूब h क्यूब डिवाइडेड बाय 24 पाई क्यूब m स्क्वायर, पाई क्यूब m स्क्वायर k. ये v को रख के सॉल्व कर लोगे? तो मेरा पर्पस सिर्फ इतना है, e इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? n पावर 6. तो जैसे जैसे हम n की वैल्यू बढ़ा रहे हैं उसके कंसर्न, तो याद रखिएगा ये आपका ऑर्डिनरी एटम नहीं है. क्वेश्चन आपको जिस तरीके का पैटर्न दे रहा है उसके करस्पॉन्डिंग आपने फर्स्ट पोस्टुलेट के एक्सप्रेशन को चेंज करके बताया है. ओके. तो इस एक्सप्रेशन से हमें पता चल रहा है कि जैसे जैसे हमारा क्वांटम नंबर बढ़ेगा उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी भी बढ़ रही है. ओके. और इन पे बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है, क्योंकि जो हमने एज्यूम किया है उसके अकॉर्डिंग ये सारे आंसर्स हैं. दिस एटम इज हाइपोथेटिकल. ओके. बिल्कुल सही बात है. आपने कई चीजें नोटिस की.
यहाँ पर कुछ अजीब अजीब सी चीजें हैं, जैसे रेडियस जो है वो एन स्क्वायर के इनवर्सली आ रहा है, इसका मतलब एन बढ़ाने पे रेडियस क्या होता है, कम हो रहा है, लेकिन एन बढ़ाने पे एनर्जी बढ़ रही है। तो कुछ अजीब सा स्ट्रक्चर है, ये इस हाइपोथेटिकल एटम के लिए है। समझ में आया? प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्वेश्चन आपसे जैसा बोल रहा है आपको वैसे करना पड़ेगा। क्लियर? हाइपोथेटिकल वर्ड हमने पहले यूज कर दिया था, दिस इज अ हाइपोथेटिकल एटम। तो एन के कंसर्न अगर हम बात करें तो एन बढ़ाने पे हमारा रेडियस यहाँ पर कम हो रहा है और एनर्जी, ठीक है। हमारा ऑर्डिनरी जो एटम है उसमें आपको पता है रेडियस इज एन स्क्वायर बाई जेड के प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी जेड बाई एन के प्रोपोर्शनल, और एनर्जी इज माइनस ऑफ जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। समझ गए? तो हाइपोथेटिकल है, इसको लेके अपने मन में कुछ दुविधा ना रखें, इट इज हाइपोथेटिकल कंडीशन। ओके, तो हम नेक्स्ट हाइपोथेटिकल एटम लेते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। बेटा स्टैंडर्ड क्यों मानेंगे इसको यार, ये हाइपोथेटिकल है तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, स्टैंडर्ड तो वो है जो हमने पहले लिखा है आपको। बेटा थोड़ा सा पढ़ने के लिए अपने आप को समझ के भी चलें, ऑर्डिनरी एटम के फॉर्मूले सारे आपके पास हैं, उससे एटम को इंटरप्रेट करें, क्योंकि वो एक्चुअल थ्योरी है। ये हाइपोथेटिकल दिया मैंने आपको, हाइपोथेटिकल है तो हाइपोथेटिकल कंडीशन होगा, इससे आप कुछ इंटरप्रेट ना करें। यहाँ यहाँ से इस एटम के लिए आप सारा इंटरप्रिटेशन ले सकते हो, एन बढ़ने पे एनर्जी बढ़ रही है, आर बढ़ने पे रेडियस घट रहा है, तो ऐसे जो भी चीजें आपको सोचनी है वो आप सोचिए। लेकिन ऑर्डिनरी एटम आपका कैसा है उसकी कहानी तो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम है, कुछ चेंजेस करते हैं। हटा दूं मैं ये? बेटा जेई में क्वेश्चन ऑर्डिनरी एटम का भी आ सकता है, हाइपोथेटिकल का भी आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं जहां उन्होंने हाइपोथेटिकल चीजें दी हुई है। ओके, तो वो तो क्वेश्चन बताएगा आपको कि करना क्या है आपको। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो भी हाइपोथेटिकल है, देखिए कैसा। क्वेश्चन लिखिए, इन हाइड्रोजन एटम, इन हाइड्रोजन एटम, एटम कौन सा है, हाइड्रोजन, इंस्टीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, instead of electron, a hypothetical particle A is revolving। आपको गिवन है कि mass of A is m/2, where mass is m is the mass of electron and its charge is -e। अब हाइपोथेटिकल क्या हो गया, एटम है हाइड्रोजन ही, हाइड्रोजन, लेकिन उसमें से आपने इलेक्ट्रॉन को हटा दिया, इलेक्ट्रॉन हट के कौन घूम रहा है, ये ए घूम रहा है, जिसका मास तो इलेक्ट्रॉन के मास का आधा है लेकिन उस पर चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो आपको बताना है, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी फॉर दिस एटम assuming Bohr model is applicable। क्वेश्चन समझ में आया? पहले तो ये बताओ। कुछ नहीं करना है, हाइपोथेटिकल एक कंडीशन माननी है जिसमें किसको हटा देना है, इलेक्ट्रॉन का आधा मास है ए का। देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ध्यान से चलना है।
तो मैं फास्ट कैसे करूंगा वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मेरे पास कंडीशन ये है कि इस हाइपोथेटिकल एटम की बात करें तो हाइड्रोजन है तो जेड तो वन ही है, लेकिन इसके चारों तरफ घूम जो रहा है उसका मास जो है वो इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो ए है। तो ये ए हो गया, इस पे चार्ज तो माइनस ई है, लेकिन मास जो है वो इलेक्ट्रॉन का आधा है। बस बाकी सब एज इट इज। तो पता है हम लोग ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में फास्ट भी कर लेते हैं सॉल्व। जैसे आपको ये बात पता है क्या, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, दैट इज वी नॉट जेड बाई एन। तो जहां पर आपको पता है योर जेड इक्वल्स टू वन इन दिस क्वेश्चन, और किसी को ध्यान है क्या वी नॉट क्या था? वी नॉट क्या था? ई स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट एच। वी नॉट था ई स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट एच। अच्छा, इसको रटने की जरूरत नहीं है, अगर याद ना हो कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करूंगा पता है, फर्स्ट पोस्टुलेट के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर। तो योर के जेड ई स्क्वायर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर भी है, तो ये एम वी स्क्वायर आर। और दूसरा एक्सप्रेशन होता है एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई। दोनों को डिवाइड करेंगे मेरे पास v आ जाएगा ई स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट एच जेड बाई एन। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो मुझे v पता चल गया। तो मुझे दिख रहा है कि इस v के एक्सप्रेशन में तो कहीं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का नाम नहीं है, वो तो कैंसिल आउट हो गया था एक्सप्रेशन में। तो इसका मतलब ये जो हाइपोथेटिकल एटम है इसके लिए भी आपका एक्सप्रेशन यही रहेगा, v नॉट जेड बाई एन, जहां पर जेड वन रख दीजिए। तो योर ऑर्बिटल वेलोसिटी इज v नॉट बाय एन for this atom, and this answer is 2.18 into 10 raised power 6 upon n meters per second। पहले बताओ ये बात सबको समझ में आ गई? पहली चीज तो यहाँ m पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो z की वैल्यू रख दिया, क्वेश्चन सॉल्व। इसके बाद हम इसका रेडियस निकालते हैं। तो रेडियस का एक्सप्रेशन कैसे आता है, अगर मान लो आप एग्जाम में भूल जाओ तो क्या करोगे, इस v को उठा के रख देना, यहाँ r आ जाएगा। तो r का एक्सप्रेशन क्या है जरा इसको रख के देखें। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, योर r इज व्हाट। पहले इतना नोट कर लो वरना मुझे स्क्रीन चेंज करना पड़ेगा। पहले इतना नोट कर लीजिए आप लोग, फिर मैं r के बारे में बात करता हूं। नोट कर लिया होगा सबने। सिंपल है, अभी तक तो मास का रोल आया नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें रेडियस निकालने के लिए क्या करूं मैं, फॉर्मूला याद नहीं है उसकी कोई हेडेक नहीं है, इन दोनों को डिवाइड करते तुरंत आ जाता है v, और v को यहां रख देते हैं। तो कितना है मेरे पास, ये NH बाई टू पाई, दैट इज इक्वल टू m इंटू आर। और v कितना है, v की वैल्यू है ई स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन नॉट एच इंटू जेड बाई एन। तो जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो r का एक्सप्रेशन आ रहा है आपके पास कितना, n स्क्वायर, तो कितना आएगा बताइए r की वैल्यू, इसको सॉल्व करिए। तो n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई m ई स्क्वायर, जरा देख लो तो यही है, इनटू
जेड डिवाइडेड बाई जेड भी था इंटू 1/z, यही है क्या पूरा? तो ये आ गया मेरे पास 2 से 2 कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन z पाई m e स्क्वायर। ठीक है, पाई m e स्क्वायर। ओके, तो इस r को आपने ऐसे लिखा हुआ था ना, एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर इनटू n स्क्वायर बाई z। तो इस क्वेश्चन के लिए z तो 1 हो गया, हाइड्रोजन एटम है, लेकिन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हटाना है। तो अगर किसी को याद नहीं है तो वो ऐसे निकाले जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा पता है, पहले मैं लिखूंगा इसको ऐसे, थोड़ा ध्यान से समझना, मुझे बताना कितने लोगों को समझ में आया। ये इसको मैं m/2 कर सकता हूँ, बट हम लोग इसको ऐसे करते हैं m/2। ये जो लिखा हुआ है ये r0 है इंटू n स्क्वायर बाई जेड, यही ना। अब मुझे क्या करना है, इस r0 में से me को हटाना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हटाना है और इसका आधा रखना है। तो आपको पता है मैं यहाँ ma से क्या कर दूं, मतलब इस m को हटा के ma लिख दूं तो क्वेश्चन सॉल्व है। लेकिन इसको लिखने का तरीका देखो, मैंने क्या किया, r0 को रखा हुआ है मैंने, फिर क्या कर रहा हूं, मैंने r0 को रखते हुए r0 में से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हटा दिया। कितने लोगों को दिख रहा है कि r0 में से m हटाने के लिए m मल्टीप्लाई करेंगे? मुझे रिप्लाई चाहिए। r0 के डिनोमिनेटर में m है, उसको हटाने के लिए मैंने न्यूमरेटर में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर गया, वो हट गया। ओके, और उसकी जगह मास ऑफ ए रखना है, तो बहुत आसानी से ये लीजिए, मास ऑफ ए रख दिया। तो यहां नहीं हटाकर यहीं हटा रहे हैं, लेकिन ऐसे हटाते हैं हम लोग, ताकि आपको r0 भी क्वेश्चन में दिखता रहे, क्योंकि r0 की वैल्यू आपको पता है, हाउ मच इट इज 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो यहां पर आप चेंजेस कर सकते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट इस r0 को चेंज कर देते हैं, एंड दिस इज योर n स्क्वायर बाई जेड। एक बार मुझे रिप्लाई कर दो, क्या ये बात सबको समझ में आ गया कि मैंने r0 में m से मल्टीप्लाई कर दिया और उसमें ma से डिवाइड कर दिया, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हटकर उसकी जगह आपका मास ऑफ ए आ गया। अब आपका एक्सप्रेशन क्रिएटेड है। तो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दिस एटम, दैट इज r0 रेडियस 0.529 एंगस्ट्रॉम, m अपॉन m/2 n स्क्वायर, z की वैल्यू 1, एंड दिस आंसर विल बी इन एंगस्ट्रॉम। द रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज 0.529 into 2 into n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। कितने लोगों को समझ में आ गया? दिस इज द रेडियस। अब n बराबर 1 का पूछ रहे हैं, 2 का पूछ रहे हैं, किसी का भी पूछें, हम यहां से उसकी एनर्जी एस्टिमेट कर सकते हैं। सॉरी, रेडियस, एनर्जी बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे अगला एनर्जी निकालना है ना, और सामने कोई बैठा नहीं है, अकेले पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो दिस इज द रेडियस। ओके, तो अब एनर्जी लिखनी है क्या? बताओ एनर्जी क्या था? एनर्जी E इक्वल्स टू माइनस ऑफ RH जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू Hc जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो मेरे पास R जो है, कितने लोगों को ध्यान है, me⁴ 8 पाई। चलो, इतना जानने की क्यों जरूरत है, अपन क्यों इतना दिमाग लगाएं, इतना ज्यादा क्यों याद रखें? कितने लोगों को ये दिखता है कि सीधा सीधा ये जो R है उसके न्यूमरेटर में आपका मास है, बस इतना जानना है, R के न्यूमरेटर में है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आपको अगर याद हो तो आपके पास टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आया था E इक्वल्स टू -12 mv², और आपको पता है इसमें तो मास नहीं है। तो बस मुझे इतना ही तो पता करना था कि ये m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पर है, बस। तो मैंने पूरा एक्सप्रेशन में मुझे पता है जो मेरा रेडबर्ग कांस्टेंट है उसके न्यूमरेटर में मास है। ये जो टोटल एनर्जी है इसमें मास यहाँ पर है और वेलोसिटी स्पीड में कोई मास है नहीं, तो मुझे पता है एक ही मास है m और वो न्यूमरेटर में है। तो आपका जो रिडबर्ग कांस्टेंट पता है कैसे चेंज हो जाएगा? देन आई विल राइट द न्यू रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर दिस एटम। व्हाट वुड बी? इट इज द इनिशियल रिडबर्ग कांस्टेंट। कितने लोगों को दिखा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हट गया न्यूमरेटर से? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूमरेटर से हट गया,
एंड उसकी जगह किसको रिप्लेस कर दिया, मास ऑफ ए। ये लीजिए, तो रिडबर्ग कांस्टेंट में मास था और उसको हमने हटा दिया इस तरह से। तो ऐसा करते हैं, ये न्यू रिडबर्ग कांस्टेंट जो आया है, सब्स्टिट्यूट ओवर हियर, यू विल गेट माइनस ऑफ आर एम ए अपॉन एम इंटू एच सी जेड स्क्वायर अपॉन। कितने लोग ये बात समझ गए कि मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं, ताकि पुराना आर और एच सी का मल्टीप्लीकेशन ओल्ड वैल्यू होगी, तो ओल्ड वैल्यू 13.6 है इसकी वैल्यू, तो इस चीज को भी दिखता रहे और हमारे पास रिप्लेसमेंट भी हो जाए। किसको रिप्लेस कर दिया आपने, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हटा के मास ऑफ ए रिप्लेस कर दिया। तो योर एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एटम इज योर माइनस ऑफ आर m/2 upon m into z square upon n square। एंड फॉर दिस हाइपोथेटिकल एटम, क्योंकि हाइड्रोजन से ही बनाया है तो z तो 1 है, और r इंटू एच सी भी है बेटा यहाँ पे, माइनस आर एच सी। तो आर एच सी की वैल्यू 13.6, तो योर एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी इज माइनस ऑफ 13.6 इंटू अपॉन जेड स्क्वायर की वैल्यू 1 स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ टोटल एनर्जी, 1 स्क्वायर 1 के इक्वल होगा, तो दिस एनर्जी E इक्वल्स टू माइनस 13.6 बाय 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बार रिप्लाई कर दो, यहां तक की बात सबको समझ में आई? दिस इज द टोटल एनर्जी, और इसका मॉड ले लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, और इसका डबल कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। But your question has been changed from the original track, because instead of mass of electron you are revolving a hypothetical particle whose mass is m/2 but the charge is minus e. So at every conditions you are replacing mass of A at the place of mass of electron. देखिए किसी ने कहा सर ये मास ऑफ, रिपीट कर दीजिए। तो आपको पता है एनर्जी जनरली ये होती है आपके पास माइनस आर एच जेड स्क्वायर अपॉन स्क्वायर। अब आपको पता है आर के न्यूमरेटर में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो आर के न्यूमरेटर में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके, मतलब डिवाइड करके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को न्यूमरेटर से उड़ा दिया और उसकी जगह एम ए रख दिया, और ये नया इस जगह नई चीज आ गई है। और जब आप आएगा तो पुराना R इंटू एच सी की वैल्यू 13.6 होती है, उसमें एम ए बाई एम आपको दिखाई देगा, और यहां से आप एनर्जी का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। कंफर्म? तो आपका हाइपोथेटिकल एटम भी हो गया और सारे बोर थ्योरी जो है वो यूज भी हो गई। वैसे मैं आपको बता दूं एक शॉर्ट में कैसे ध्यान रखते हैं, वेलोसिटी में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है, वेलोसिटी में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है स्पीड के एक्सप्रेशन में। तो रेडियस में मास आएगा, तो रेडियस में कहां होगा, फटाफट कैसे पता करोगे, mvr इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो अगर आपको क्या पता है, mvr इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, तो आपको पता है अगर v में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो r के निकालने के लिए नीचे जाएगा, तो r के डिनोमिनेटर में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। समझ में आई बात? और उसी तरह से यहां पर देखिए एनर्जी माइनस हाफ एम वी स्क्वायर होती है, वी में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एनर्जी के न्यूमरेटर में मास होगा। कभी भूल जाओ तो ये दो बातें ध्यान रखनी है कि आर के डिनोमिनेटर में मास है और स्पीड में कोई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, और एनर्जी के न्यूमरेटर में मास है। तो हटाते वक्त बस रखो और हटा दो उसको तुरंत, तो पुरानी वैल्यू रह जाएगी और नई वैल्यू इंट्रोड्यूस हो जाएगी आपके सामने। तो आर अपनी जगह पे बना भी रहा, और उसमें क्या चेंजेस करना है वो हमने चेंजेस भी कर दिए। तो एक बार मुझे रिप्लाई दे दो, अच्छा क्वेश्चन है, किस तरह से हमने चेंजेस कर दिए। ओके, अब आपके पास टोटल एनर्जी आ गई है, तो काइनेटिक एनर्जी चाहिए, इसका मॉड ले लो, पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, इसका डबल कर दो। देखिए बेटा वो ट्रिक नहीं है, कोई लॉजिक है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है।
आपको पता है V में मास नहीं है, ओके, तो रेडियस में किधर होगा, mvr इक्वल्स टू nh/2 है ना। तो V में अगर नहीं है तो यही तो एक मास है इस एक्सप्रेशन में, R निकालोगे तो ये भी नीचे जाएगा, ये भी नीचे जाएगा, तो आपका R जो है उसमें सिर्फ एक ही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो डिनोमिनेटर में होगा। उसी तरह से टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन -12 mv² होता है, तो इसमें न्यूमरेटर होगा, ओके, न्यूमरेटर में m होगा। अभी आगे भी आएगा ऐसा क्वेश्चन, तो अब हम लोग फिर से बात करेंगे, ठीक है। अब हम एक नए पैटर्न पे क्वेश्चन को ले रहे हैं, हटा दूं मैं इसको। हमने पुरानी वैल्यू को साथ में इसलिए रखा हुआ है ताकि उनकी वैल्यूज हमें याद है कि रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू एचसी की वैल्यू क्या होती है, आर नॉट क्या होता है, तो इसलिए हमने पुरानी वैल्यू को साथ में रखते हुए रिप्लेसमेंट किए हैं। अदरवाइज आप यहां भी एमए लिख सकते हो, फिर आपको वैल्यू देखने में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो कोई नहीं, हमने रिलेट कर रखा है उसको, हटा दो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक्सप्रेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पोटेंशियल एनर्जी of hydrogen atom is taken 0 at ground state, then find out the total energy of atom at n equals to 2 and 3। पहले देखो रेगुलर ट्रैक से क्वेश्चन कहां पर बदल गया, रेगुलर ट्रैक से क्वेश्चन ने कैसे गड़बड़ी कर दी है, आपको दिख रहा होगा। इफ द पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन 0 एट ग्राउंड स्टेट, तो पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस बदल गया। तो इसका मतलब जो आप फॉर्मूला लिख रहे थे ना पोटेंशियल एनर्जी का, K(Q1Q2/R), अब आप नहीं लिख सकते, आपको पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस बदल दिया गया क्वेश्चन में। तो देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सॉल्यूशन का टेक्निक है। हालांकि हम एक लाइन में कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, लेकिन आप पहले पूरा प्रोसीजर देखो, फिर हम लोग एक लाइन में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मुझे बताइए, मेरे पास दो कंडीशन है, दिस इज माय हाइड्रोजन एटम, बट यू आर चेंजिंग व्हाट, ये हाइड्रोजन एटम का n बराबर 1, ये हाइड्रोजन एटम का n बराबर 2, ये हाइड्रोजन एटम का n इक्वल्स टू 3, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के n इक्वल टू 1 की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये मैंने क्या रटा हुआ है कि डायरेक्ट हम फॉर्मूले में n और z रख के ला रहे हैं। सपोज ये क्वेश्चन हीलियम के लिए है, तो आपका z² मल्टीप्लाई होता रहेगा हर जगह, तो दैट इज -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले ये है, लेकिन ये तब है when the potential energy is 0 at infinity, your potential energy is taken 0 at infinity, तब ये एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है। बहुत ध्यान से समझना है, नहीं तो वहां घर पे बैठे बैठे दिक्कत हो जाएगी सबको। तो यहाँ पे -13.6 -3.4 -1.51। अच्छा बताइए, फर्स्ट स्टेट की काइनेटिक एनर्जी कितनी, 13.6 मॉड ऑफ दिस, एंड फर्स्ट स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी, इसका डबल, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी सेकंड की
प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड पोटेंशियल एनर्जी एट n इक्वल्स टू 3 इज इसका डबल माइनस ऑफ 6.8। याद रखना मैं कुछ भी रट के नहीं कर रहा हूं, वैल्यू को लिख रहा हूं क्या क्या आया। ओके, अब फोकस चाहिए मुझे आपका। मुझे एक बात बताओ, ये मैंने काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी लिख दी। दिस इज योर न्यू सिस्टम, दिस इज योर न्यू सिस्टम। ये n बराबर 1 है। कितने लोगों को दिखता है कि n बराबर 1 की काइनेटिक एनर्जी अभी भी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है? क्योंकि n बराबर 1 की जो काइनेटिक एनर्जी है, पार्टिकल जिस स्पीड से चलेगा वो तो उसी से चलेगा, उसको पोटेंशियल एनर्जी के रेफरेंस से क्या मतलब, उसको पोटेंशियल एनर्जी के रेफरेंस से कोई मतलब नहीं है। तो n बराबर 1 की काइनेटिक एनर्जी ये है। n बराबर 2 की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? n इक्वल टू 2 की काइनेटिक एनर्जी है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टिल इट इज 3.4। इसके ऊपर जाना चाहो ऊपर भी आप जा सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला? द पोटेंशियल एनर्जी टेकन जीरो एट ग्राउंड स्टेट। चलिए, तो पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो एट n इक्वल्स टू 1। तो इस नई सिचुएशन में योर u1 इज व्हाट? कितना? u1 इज जीरो। ओके, हाँ, अब इधर फोकस करो, चैट बॉक्स छोड़ दो 2 मिनट के लिए, है ना? मैं जो बोल रहा हूं उधर ध्यान दो, ठीक है? अभी कोई जवाब नहीं देगा, बस सुनना मेरी बात को। जब मैं पूछूं तब आप रिप्लाई करेंगे। तो मुझे एक बात बताइए, मुझे U2 मिल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व है? क्योंकि मुझे n इक्वल टू 2 और 3 का मुझे एनर्जी चाहिए, तो मुझे U2 मिल जाएगा, इसमें इसमें ऐड करके मैं निकाल लूंगा। तो मेरे पास ये U1 जो है ये जीरो है। तो इसका मतलब आपको टोटल एनर्जी n बराबर 1 की तो मिल ही गई। कितनी? 13.6 प्लस जीरो, दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब मेरे पास जो कंडीशन है, कितने लोग ये बात जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस डिपेंडेंट है बट डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इनडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस? मुझे रिप्लाई चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस डिपेंडेंट है, लेकिन डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती है। वेरी गुड। तो पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस डिपेंडेंट है, लेकिन डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस डिपेंडेंट नहीं है। तो कितने लोग ये बात समझ पा रहे हैं कि 2 से 1 के पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस और नए 2 से 1 के पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस वो सेम रहना चाहिए? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, इनिशियली U2 माइनस U1, ओके, और ये U2 डैश U1 डैश इज इक्वल टू U2 डैश माइनस U1 डैश। बताइए, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू U2 डैश माइनस U1 डैश। ये तरीका है सॉल्व करने का। तो आपको क्या क्या पता है? आपको पता है कि U1 कितना था, U2 कितना था? U2 था -6.8, U1 था माइनस ऑफ 27.2। U2 डैश आपको नहीं पता है, मैंने इसको U2 डैश बोल दिया, लेकिन आपको U1 डैश पता है, इट इज जीरो। तो व्हाट इज U2 डैश? दैट इज 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Your U2 dash is 20.4 electron volt. ये आ गया सबका पास? Then what is the total energy at n equals to 2? Kinetic energy at 2 plus U2 dash at 2. K2 कितना? K2 आपका 3.4 है और U2 dash आपका 20.4 है। This answer would be 23.8 electron volt. तो देखो, एज अ कॉन्सेप्ट मैंने सिर्फ एक बात यूज किया है, वो बात ये है कि जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी है वो रेफरेंस डिपेंडेंट है, लेकिन डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस। तो मैंने पहली बार दोनों का डिफरेंस और दूसरी बार दोनों का डिफरेंस सेम कर दिया। K2 में U2 डैश जोड़ दिया, मेरे पास E2 आ गया। अगर आपको 3 पर जाना है तो 3 का K3 कितना है आपको पता है? यहां से निकाल सकते हो इसका मॉड, और उसमें अब आपको U3 डैश निकाल के फिर सॉल्व करना होगा। तो पहले मुझे बताइए, प्रोसीजर सबको समझ आ गया? अब मैं आपको एक लाइन में बताता हूं करना क्या है। प्रोसीजर तो सबको समझ आ गया, ये टेक्निक है। एज ए टीचर मैं आपको इस तरह से पढ़ा रहा हूं,
एक एक बात आपको पता है कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करके बताऊं। तो एक बात बताइए, पहले तो मुझे बताओ, काइनेटिक एनर्जी में रेफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में फर्क पड़ता है। तो आपको पता है कि पुरानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कितना है, आपको पता है, दैट इज टोटल एनर्जी। अगर हम इन जनरल बात करें तो कितना है, -(R)(h)(Z)² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसी भी एटम की बात करें। ठीक है, तो आप क्या करो, जिस स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो बोला गया है या कुछ और भी बोला गया है, आप उस स्टेट को ढूंढो। जैसा कि इस क्वेश्चन में आपको n बराबर 1 पे जीरो बोला गया, तो मैंने सिर्फ n बराबर 1 की पोटेंशियल एनर्जी ढूंढ के निकाला। इसमें n बराबर 1 की पोटेंशियल एनर्जी ढूंढ के निकाल रहा हूं। बताओ इसको जीरो बनाने के लिए कितना जोड़ू, इसको जीरो बनाने के लिए कितना जोड़ू, +27.2, +27.2 अगर मैं जोड़ देता हूं। ओके, वेरी गुड। तो पहले क्या करना है, जिस स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी को डिस्टर्ब किया है उसकी पुरानी पोटेंशियल एनर्जी निकाल के लाओ, बस। ठीक है, तो जितना उसको बनाना है, जैसे मैंने अभी इसको जीरो बनाने के लिए कहा है, तो आपने कितना जोड़ा, 27.2। ओके, तो एक बात बताइए, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बराबर रखने के लिए क्या सबकी पोटेंशियल एनर्जी में 27.2 ऐड कर दें, क्या हम सब में 27.2 ऐड कर दें? ओके, देखिए एक स्टूडेंट ने क्या लिखा है कि सर पोटेंशियल एनर्जी बदल रहे हो आप, तो एफ बदलेगा नहीं, एफ वही है, पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस बदला है बस। पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस बदला है कि जीरो कहाँ मानना है, बस, और कुछ चेंज नहीं किया, फोर्स वही है। जैसे आप लोग mgh में यहाँ जीरो मान लेते हो तो लिखते हो +mgh, और यहाँ जीरो मान के नीचे का लिखते हो -mgh, तो वो डिपेंड करता है ना आपका पॉइंट किस रेफरेंस पर है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि सभी में 27.2 जोड़ दें। तो एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी सबकी वही है स्टेट्स की, और सबकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना जुड़ेगा, 27.2। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि सबकी टोटल एनर्जी में भी 27.2 ऐड कर दूं, सबकी टोटल एनर्जी में 27.2 ऐड कर दें? ओके, तो इसका मतलब इनिशियल टोटल एनर्जी जितनी भी हो उन सब में +27.2 ऐड करते जाओ। तो मुझे बताइए, इस हाइड्रोजन एटम के अगर आप मुझसे किसी भी एनर्जी स्टेट की एनर्जी पूछोगे, फॉर एनी nth स्टेट भी, किसी की भी पूछो, मैं बार बार ऐसे नहीं करूंगा, माइनस कर करके E2 डैश निकलेगा, फिर U3 डैश निकालूंगा तो K3 में ऐड करके E3 डैश निकलेगा। तो मैं बार बार ऐसा नहीं करूंगा, मैंने ये कर दिया। टोटल एनर्जी है -13.6 Z² अपॉन n², जेड की वैल्यू 1 है, इसमें मैंने जोड़ दिया 27.2। आपको हर स्टेट की एनर्जी मिल जाएगी, n बराबर 1 रख दो 1 की मिल जाएगी, 2 रख दो 2 की मिल जाएगी, 3 रख दो 3 की मिल जाएगी। तो सब में आपने कितना जोड़ दिया? तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ थर्ड स्टेट, तो थर्ड की पहले कितनी थी, -1.51, इसमें जोड़ दो 27.2, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को रेफरेंस से कोई मतलब नहीं है, वो तो वही है। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो की वही, पोटेंशियल एनर्जी में कुछ जोड़ा जा रहा है, इसका मतलब जो आप जोड़ रहे हो वो टोटल एनर्जी में जोड़ रहे हो। तो आपने टोटल एनर्जी में 27.2 जोड़ दिया, और यहां से आप सॉल्व करके इसकी एनर्जी एस्टिमेट कर सकते हो। तो एक बार मुझे रिप्लाई चाहिए, क्या ये बात सबको समझ में आ गई? बिल्कुल गिवन होगी बेटा, किसी में अगर हम पोटेंशियल एनर्जी डिस्टर्ब करेंगे तो क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, तो हम कैसे चेंजेस करेंगे वो आपको पता चल जाएगा। ओके, अब मैं आपको एक पॉइंट बोल रहा हूं, आप लोग सुनना और उसका मुझे जवाब देना, ठीक है? तब आपका हाथ चैट बॉक्स पे जाना चाहिए। अगर मान लो मैंने ये कहा होता कि n बराबर 2 की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो बना दो, कितना जोड़े सब में, n=2 को अगर पोटेंशियल एनर्जी में हम जीरो बना दे तो सब में कितना जोड़ें? तो n=2 की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है,
6.8। तो सारी एनर्जी में आप 6.8 जोड़ते जाइए। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? -6.8। तो पहले ये निकालना पड़ेगा, फिर इसमें ऐड होगा +6.8, तो फिर सभी में ऐड करके उस तरह से आएगा। क्लियर है? अच्छा, मान लो, अगर मान लीजिए मैं ऐसा बोलूं कि मैंने n बराबर 1 पे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल एनर्जी बना दिया है, n = 1 पे। तो पहले ये निकालो, इसको 5 बनाने के लिए कितना जोड़ू? थर्टी टू पॉइंट टू 10 चला गया, 32.2। ओके, तो 32.2 सभी के टोटल एनर्जी में जोड़ दो, नए स्टेट्स की एनर्जी आ जाएगी। ओके, तो सपोज हम किसी एक का रेफरेंस बदलें तो सभी को उतना चेंज सभी में डाल दो आप। तो ये समरी है इस क्वेश्चन की, कि जितना चेंज एक की पोटेंशियल एनर्जी में हो रहा है उतना ही चेंज सभी की पोटेंशियल एनर्जी में होगा। और क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो सेम रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा तो उतना ही चेंज टोटल एनर्जी में आएगा। ओके एवरीवन? ठीक है, तो आज जो मैंने पढ़ाया है इसको आप लोग अच्छे से करना, और होमवर्क मैं नेक्स्ट क्लास में ऐड करूंगा जब हम एनर्जी स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे। तो आप हेडिंग डाल सकते हो, एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम। वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा। होमवर्क नेक्स्ट क्लास में ही देंगे। एनर्जी स्पेक्ट्रम पे ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं, तो एक साथ एनर्जी स्पेक्ट्रम करके ही हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ताकि मिक्सअप क्वेश्चन आपके सामने होंगे, आप खुद पहचाने कि क्वेश्चन में क्या करना है, क्या इंप्लीमेंट करना है। तो नेक्स्ट क्लास का अपना टॉपिक होगा एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम। ओके, थैंक यू फॉर टुडे एंड टेक केयर। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।